हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चल रही है तो आप अपनी तैयारी अब से शुरू कर दें, क्योंकि अब हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के पीवाईक्यू का ये आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें भी हम लोग पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे उनके सॉल्यूशंस के तरीके। ओके, तो बोर्ड की तैयारी के लिए अभी से आप तैयारी अच्छी शुरू कर दें और रिवीजन मेरे साथ साथ करें और पीवाईक्यू को सॉल्व करें, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर बन सके और आप अच्छे से अच्छे 60+ स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 4 cm when placed with its axis making an angle of 60° with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has charge plus minus 8 nanocoulomb. क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चा, 2014 में पूछा हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके या तो इसको पहले सॉल्व कर लें और या तो फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशंस को देखें। अगर पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी भी आपको पता चलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप पहले से ही इस चैप्टर को रिवाइज करके आएँ और मेरे साथ चलें, और जिसके कारण आपके पीवाईक्यू की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं और आप समझ सकेंगे आपकी तैयारी कहाँ तक है। ओके, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट लेक्चर में या अभी रहने दीजिए, पहले पढ़ लीजिए फिर से लेक्चर देखिए, ताकि आप अपनी तैयारी को समझ सकें और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 2014 में आए हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ओके बच्चा, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि टाउ यानी कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो आप 2L कंसीडर करते हैं वह टोटली दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसकी जो ये टोटल लेंथ होती है बच्चा, इसी को हम लोग 2L कंसीडर करके चलते हैं या 2A कंसीडर करके चलते हैं, उसी की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड व्हेन प्लेस्ड विथ एन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60° विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा जाता है कि इसकी जो एक्सिस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60° का एंगल फॉर्म करती है। एंड द टॉर्क, उसके पास जो इस पर टॉर्क ये जो एक्सपीरियंस करता है वह बच्चा है 4√3 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और ये क्यू की वैल्यू जो दी है वो +-8, यानी कि हम कह सकते हैं ये -8 नैनोकूलम और ये बच्चा +8 नैनोकूलम। ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू उसने क्या दे रखी है भैया क्वेश्चंस में, +-8 नैनोकूलम, ये क्यू की वैल्यू दी है। तो डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बनता है, तो इसका मतलब -8 और +8। ठीक है, अब हमको ये सॉल्व करना है, लिख लिया। अब कैसे होगा बच्चा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE cos थीटा, PE cos थीटा। अब देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया इसमें, तो P यानी कि डाइपोल मोमेंट, और P की वैल्यू क्या होती है बच्चा, P होता है 2QL, 2QL यानी वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। ये पूरी 2L यानी कि यही है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस और चार्ज का मल्टीपल, ये होता है डाइपोल मोमेंट। P कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E तो दिया ही नहीं है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी तो दिया रहना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं है। तो क्या अब हम चलें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तभी तो हो पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग को टॉर्क दिया गया है, टॉर्क इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम E की वैल्यू को निकालेंगे, P की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रख के सॉल्व करेंगे θ60। तो इसीलिए सबसे पहले हम टॉर्क की हेल्प लेंगे। टॉर्क का फार्मूला होता है बच्चा, टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो यहाँ से PE दोनों की वैल्यू साथ साथ हमें मिल सकती है, हमें PE चाहिए भी, तो PE क्या मिल जाएगा बच्चा, τ/sin थीटा। क्लियर, अब इसी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। क्लियर, तो चलिए U = क्या हो जाएगा, नाउ फाइनली जो हमको U मिलेगा वह बच्चा PE की जगह क्या रख सकते हैं, τ/sin थीटा, इनटू में ये हो गया बच्चा क्या, cos थीटा। अब टाउ की वैल्यू कितनी है भैया, 4√3, कितना बच्चा 4√3,
तो टाउ की वैल्यू रख दिया 4√3। अब देखिए बच्चा, कॉस बटे साइन कॉट होता है, या फिर यूँ समझ लीजिए थीटा की वैल्यू कॉस में 60 है और साइन थीटा यानी 60, वैल्यू रख के सॉल्व करें, या डायरेक्टली आप कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये कॉट और थीटा की वैल्यू रख दें 60 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें तो 4√3 इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो tan 60 की होती है उसकी जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू जो होती है बच्चा वह होती है √3, तो इसलिए cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। क्लियर, तो ये √3 से √3 कैंसिल, यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बच्चा 4 जूल। कितना आ जाएगा बच्चा 4 जूल। हाँ सॉरी, एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चा, क्यू की ज़रूरत अगर कहीं पड़ी होगी तो, ठीक है, नहीं तो ये 4 जूल आ गया आंसर। ओके बच्चा, तो आप देख सकते हैं ये आंसर आ गया आपका। बस ये होता है कि यू का जो फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा होता है, इसलिए ये जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -4 जूल। ठीक, लेकिन आपने देख लिया कि यहाँ पे कहीं भी क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यू की ज़रूरत हमको यहाँ पर कहीं भी क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर क्यू की ज़रूरत एनदर मेथड से करते तो क्यू की भी ज़रूरत पड़ जाती, तो हमें करने से बस मतलब था। ठीक है, तो समझ में आ गया ये दिए गई वैल्यूज से ही कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बच्चा आपका आया था 2014 में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, जो कि कह रहा है 2014 में ये भी आया था और ये कंपार्टमेंट में भी आया था, रिपीट किया हुआ था आपका कंपार्टमेंट एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसका सोल्यूशंस क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 2 पॉइंट चार्जेस q and -2q आर केप्ट अ डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस 0। क्लियर, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सोल्यूशंस दिख सकें। पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, और मैंने पहले ही कहा था एक नोट्स आप बनाते जाइए हर चैप्टर्स का, ठीक है, PYQ का। ठीक है, तो जिससे आप एग्ज़ाम में एक रिवीजन कर सकें, अपने सब्जेक्ट को, अपने नोट्स को रिवीजन करें, और उसके बाद आप इस PYQ के नोट्स को रिवीजन करके आप जा सकें, क्योंकि उस समय ये ना हो पाए क्या पढ़ूँ ऐसा ना हो पाए। ठीक है, आप रिवीजन करके जाएंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज Q है आपका, ओके, एंड एक अनदर चार्ज कितना है बच्चा -2Q। दोनों एक दूसरे से बच्चा स्मॉल d डिस्टेंस पर ऐसे रखे गए हैं। कह रहे हैं कि उस पॉइंट का लोकेशन बताइए इस चार्ज के रिस्पेक्ट में कि जहाँ पर पोटेंशियल 0। तो अभी के लिए मान लीजिए इसके अंदर ही, यहाँ पर ही कोई वह पॉइंट है, वह पॉइंट P है जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, और इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x है, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा d - x। हमने मान लिया कि वह पॉइंट यहाँ है। आउटसाइड भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आउटसाइड मानेंगे तो आउटसाइड का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और आउटसाइड का मानेंगे तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये चार्ज Q है बच्चा और ये -2Q है। ठीक है, और मान लीजिए वह पॉइंट यहाँ कहीं मानते हैं, तो आप इससे x डिस्टेंस पर कंसीडर करेंगे, तो इस वाले चार्ज से कितना हो जाएगा बच्चा, ये डिस्टेंस, ये इतनी तो d है ही, तो इस वाले से हो जाएगी d + x। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप P यहाँ मानते हैं तो दोनों ही जगह आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, कि ये पूछ रहा था कि दोनों चार्ज एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं, तो बताइए कि कहाँ पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मान लिए हैं पहले ये, तो चलिए इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बच्चा इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, और दोनों मिला के क्या होने चाहिए 0। तो चलिए, यानी कि एट पॉइंट P Vp = V1 + V2 = क्या मिलना चाहिए 0। ठीक है, तो V1 कितना, पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चा 1/4πε0 Q/R, यानी ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है x। क्लियर, अब ये -2Q है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1/4πε0 और 2Q/R, R मतलब d - x = 0। क्लियर, ये 2Q माइनस में था ना बच्चा, तो यहाँ पोटेंशियल में उसकी वैल्यू -2Q रखते हो तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता। क्लियर, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है d - x है। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बच्चा, इतना 1/4πε0 Q/4πε0 यहाँ भी है और यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन करके उस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। और जब कॉमन कर लेंगे बच्चा तो इधर बचेगा 1/x और इधर बचेगा 2/d - x = 0। क्लियर, अब इसको हम उधर भेज देंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा बच्चा 1/x = 2/d - x। क्लियर,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इधर और इसका इधर, तो ये d माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, ठीक है बच्चा, या d इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2x प्लस एक्स, ठीक है, यानी ये 3x आ जाएगा। तो फिर यहाँ से x निकालेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा तो d/3, यानी कि जो पोजीशन होगी वह d/3, यानी यहाँ से d/3 डिस्टेंस पर, यानी इस पूरे का 1/3 डिस्टेंस जो होगा वहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वह 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका निकल के आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चा? ओके, अगर आप इसके कारण निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसके कारण भी सेम तरीके से होगा। ओके बच्चा, इसके कारण भी आपका सेम ही तरीके से होगा, सिर्फ होगा क्या, इस पॉइंट पर अब इसके कारण जो पोटेंशियल देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, यानी ये डिस्टेंस x हो गई, ठीक है, इसके कारण डिस्टेंस x हो गई, और फिर माइनस 1/4πε0 2Q/r। अब इसके कारण डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा d प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर से वही KQ कॉमन लेके हम लोग उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो 1/x माइनस 2/d प्लस एक्स इक्वल टू 0 बच्चा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। अब ये उधर चला जाएगा तो माइनस, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा x, यानी कि अगर हम बाहर देखें तो बाहर इससे d डिस्टेंस पर ही, यानी कि जितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच है उतनी ही डिस्टेंस और आगे लेंगे, यानी इससे d डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होगा अगर बाहर लेते हैं तो, और अंदर लेते हैं तो इससे d/3 डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा करें सर, कोई भी आप एक करके आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि कहाँ निकालना है। लेकिन बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें मेंशन करेगा कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर उन दोनों चार्जेस के बीच में बताइए, ठीक है, या कभी कभी बोलेगा कि आउटसाइड, ठीक है। तो आप समझिए, या तो यूँ समझिए कि कौन सा करना है, तो आप बेसिकली ये वाला करके आ सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में निकालने के लिए बोलेगा तो बीच में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप ये वाला भी करके आ सकते हैं, वैसे गलत नहीं होगा। समझ में आया बच्चा? नहीं तो आप ये वाला ही करके आ सकते हैं, क्योंकि इसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी करें या ये वाला बेसिकली कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया बच्चा? ये क्वेश्चन 2 बार आपका पूछ चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं 1-2 बार, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चा, लेकिन ये 2009 और 2011 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है, अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R एनदर, ठीक है। तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हुए चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं। अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड ऑन अ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R, another small conducting sphere of radius R carrying charge Q is introduced inside the large cell and is placed at its center. Okay, find the potential difference between 2 points, one lying on the sphere and other on the cell. उसके बाद इसका B पार्ट पूछ रहा है बच्चा, how would the charge between the two flow if they are connected by a conducting wire. ठीक है, name the device which works on this fact. क्लियर? तो चलिए आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चंस होगा। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप आ जाइए वापस हमारे वीडियो से और देखिए कि ये एक इजी वे से किस तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूँ, और आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर आप अपना काम करिए, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ओके, तो देखिए इसका सलूशन। तो बच्चा कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है, ओके, एक स्फेरिकल सेल है बच्चा, ये स्फेरिकल सेल हो गई जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसको प्लस Q चार्ज दिया जाता है। तो स्फेरिकल सेल को अगर कोई चार्ज आप देंगे तो वह उसके सरफेस पे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके अंदर एक छोटा सा स्फेयर प्लेस कर दिया जाता है, इसके अंदर एक छोटा सा स्फेयर प्लेस किया जाता है जिसके सेंटर पर स्मॉल Q चार्ज दे दिया जाता है, और इस छोटे से स्फेयर की रेडियस कितनी है बच्चा, और इस छोटे से स्फेयर की रेडियस है बच्चा स्मॉल r, ठीक है। तो अब कह रहा है बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर एक पॉइंट्स आपका इसके ऊपर हो m और एक पॉइंट्स आपका इस स्फेयर के ऊपर हो n। ओके, तो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ने के बाद मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ आपको अच्छे से कि भाई एक स्फेरिकल सेल है जिसको प्लस Q चार्ज दे दिया जाता है, वो इसके सरफेस पे चली जाएगी, ठीक है। और कह रहा है फिर उसके अंदर एक स्मॉल r रेडियस का स्फेरिकल बॉडी है,
सेल नहीं है, स्फेयर है जो इसके अंदर प्लेस किया जाता है और जिसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया जाता है इसके सेंटर पर, ठीक है, और जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल r। तो आपको बताना है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा अगर एक पॉइंट्स हम लोग स्फेरिकल सेल के सरफेस पे लें और दूसरा इस स्फेयर के सरफेस पे लें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना, यानी कि आपको वी एन माइनस वी एम यानी इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पता कर लेंगे यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है और यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो वी एम आपने पढ़ा होगा कि किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण जो पोटेंशियल होता है वह उसके सरफेस पे जो होता है वह होता है बच्चा 1/4πε0 Q/r। तो ये Q हो गया और इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, ठीक है, ओके। और जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होता है बच्चा वही पोटेंशियल इसके अंदर भी होता है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर हर पॉइंट्स पे होता है। इसका मतलब अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे तो 1/4πε0 Q/r इस चार्ज के कारण, तो इसके अंदर भी हर पॉइंट पे इतना ही पोटेंशियल देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इसके पॉइंट पर इतना, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चा, ये वाला जो चार्ज Q है, अब इसके कारण भी तो इस चार्ज से स्मॉल r, इस चार्ज से ये देखिए कैपिटल R डिस्टेंस पर भी तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये भी तो यहाँ दिखाएगा, इसलिए इस बड़े वाले स्फीयर पर इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा। और वह कितना होगा बच्चा 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी कैपिटल R ही होगी ना इस चार्ज के कारण भी, तो ये होगा क्लियर। अगर ये सेल होता तब ये चार्ज यहाँ भाग के आ जाता, लेकिन सेल तो है नहीं, ये स्फीयर है, इसलिए पूरा चार्ज जो होगा वह इसके अंदर रह जाएगा, क्लियर। चलिए ये तो Vm हो गया बच्चा। अब Vn देख लेते हैं कितना होगा। Vn यानी कि इस स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल, तो इस स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा बच्चा, एक तो पोटेंशियल इसके ऊपर जो है वही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर हर पॉइंट्स पे होता है। तो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ये वाला पोटेंशियल है, इसलिए इसके अंदर भी होगा, तो उसके अंदर ही ये भी पॉइंट तो आएगा, इसलिए इसके ऊपर इतना पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना ही। और प्लस कितना होगा, अब इस जो चार्ज है उसके कारण भी इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, और वह कितना हो जाएगा, वह जाएगा 1/4πε0 बच्चा स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, ठीक है, क्योंकि अब इसकी रेडियस क्या है, इस q के कारण, q से डिस्टेंस कितनी स्मॉल r है, बस रेडियस स्मॉल r है ना, तो इतना, क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चा माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा Vn माइनस Vm इक्वल टू, देखिए माइनस करेंगे बच्चा तो ये और ये दोनों सेम है तो माइनस होके कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों, तो ये तो बच्चा ये माइनस ये आ जाएगा, क्योंकि Vn है तो पहले ये लिखा जाएगा, तो ये माइनस ये, तो बचेगा क्या 1/4πε0 Q अपॉन R, ये बचा। वैसे तो लिखे बच्चा ये पूरा, फिर माइनस ये लिखा, लेकिन देखिए दोनों सेम है ना, तो माइनस होने से ये कट जाएंगे, तो केवल ये बचेगा और माइनस ये बचेगा, ठीक है। अब हम इसको कॉमन कर लेंगे, तो डेल V इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 1/4πε0 या Q कॉमन कर लिए, ठीक है, ओ Q कॉमन होगा, हाँ होगा, और क्या बचेगा यहाँ पे बच्चा 1/r माइनस 1/r, ठीक है। ये आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके, समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन था, ये भी 2 बार पूछ चुका था। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं, सिर्फ फिजिक्स इंसेंटिव पे मिलेंगे, और फिजिक्स इंसेंटिव के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें, और 60+ स्कोर करने के लिए वो अपने आप को फिक्स कर सकें, ओके। तो चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन to dissociate a system of 3 charges 1 microcoulomb 1 microcoulomb and -4 microcoulomb placed on the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी कराया था, और इस तरह के क्वेश्चंस एक नहीं कई तरीके से अलग अलग तरीके से आते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा तो आप जाके उसको देखें, और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 यानी कि PYQ1, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराए हुए सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में, कुछ चार्जेस को कैरी करके सिस्टम ऑफ चार्ज बनाने में, उनको लोकेट करने में किए गए वर्क डन और उनकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए लेक्चर आप मेरा मिस ना करें, और अभी तक नहीं देखा तो प्रीवियस देखें, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए गए हैं। ठीक है, तो देखें, तो आज हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसका सोल्यूशंस क्या होगा। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ लिए, ओके, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ओके बच्चा, तो बच्चों देखिए इसका सोल्यूशंस क्या होगा। इस सोल्यूशंस ऐसे क्वेश्चन सेम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 चार्जेस दिए हुए थे बच्चा, कौन कौन से। तो बच्चा ये क्वेश्चंस हमारा दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 चार्जेस Q1 इक्वल टू है बच्चा 1 माइक्रोकूलम। इसको आप कूलम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। Q2 इक्वल टू बच्चा अगेन है 1 माइक्रोकूलम, यानी कि जो कि है बच्चा आपका 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और इसके बाद आपका Q3 जो है बच्चा, Q3 जो है वो आपका कितना है बच्चा, 4 माइक्रोकूलम, सॉरी -4, तो -4 माइक्रोकूलम, यानी कि -4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, ये 3 चार्जेस हैं। इन तीनों चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसके वर्टिसेस पर प्लेस्ड करने में कितना वर्क डन होगा कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क डन, दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और इसकी साइड कितनी दी है बच्चा, 10 सेंटीमीटर। सारी साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर की हैं। अब मान लीजिए इन सभी चार्जेस को ला के इनके वर्टिसेस पे रखना है, और रखने में कितना वर्क डन होगा। तो देखिए, पहले आप पहला वाला चार्ज लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे। तो बच्चा जब आप पहला वाला चार्ज यानी Q1 1 माइक्रोकूलम यहाँ रख के रखेंगे, तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो इस पर फोर्स लगा सके, जो इसका अपोज कर सके। कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसलिए पहले वाले चार्ज को A पॉइंट पे लाने में वर्क डन नहीं होगा। क्लियर? तो ला के यहाँ पे रख देंगे आप। फिर आप दूसरे वाले चार्ज को जब ला के पॉइंट B पर रखेंगे, तो इस चार्ज को यहाँ पर लाने में कुछ ना कुछ अपोज करने के लिए पहले से एक चार्ज यहाँ पे है, इसलिए ये इसको अपोज करेगा और इसको यहाँ तक लाने में वर्क डन होगा। ठीक है, यानी कि टोटल W इक्वल टू WA। ठीक है, यानी A पर लाने में वर्क डन 0, और उसके बाद B, चार्ज B को लाने में वर्क डन कितना होगा, WB ड्यू टू द A, यानी B का वर्क डन जो होगा वह A के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से चार्ज है। और उसके बाद फिर बच्चा, फिर इसको भी रख दिया। फिर तीसरे चार्ज को जब आप लेकर के आएंगे, तो अब तीसरे चार्ज का अपोज करने वाला ये भी है, और अब Q2 भी आ चुका है, ये भी है। अब ये दोनों मिल के इसका अपोज करेंगे लाने में, इसलिए जब आप तीसरे चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे बच्चा Q3 को, तो Q3 का अपोज ये दोनों करेंगे। यानी यहाँ पर जो चार्ज C पर जो वर्क डन होगा वह आपका B के कारण भी होगा, और जो C पे वर्क डन होगा वह A के कारण भी होगा। तो टोटल वर्क डन इतना होने वाला है आपको चार्ज को यहाँ पे ला के रखने में। ठीक है, तो चलिए, तो W इक्वल टू, W का फार्मूला क्या होता है बच्चा, K Q1 Q2 अपॉन R। तो A पर तो 0 हो गया, यहाँ पे तो कोई वर्क डन नहीं, प्लस इसका K BA, तो BA यानी कि B पर Q2 और ये Q1। ओके, तो Q1 Q2 अपॉन में बच्चा R। क्लियर? अब CB का मतलब ये CB है, तो K यानी Q2 Q3 अपॉन में R। क्लियर? ऐसे ही अब CA, तो K CA पे कौन कौन है बच्चा, Q1 और Q3, तो K Q1 Q3 अपॉन में R। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो W इक्वल टू K, देखिए सब में है तो K कॉमन कर लेते हैं, K अपॉन R। तो K अपॉन R, R कितना दिया है बच्चा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। क्लियर? मीटर में, तो ये सब में है, K और R दोनों सब में है, तो इसको कॉमन कर लिए। बचा क्या हमारा, Q1 Q2, तो Q1 कितना है 1 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है अगेन वही है 10⁻⁻6, प्लस Q2 कितना है 1 × 10⁻⁻6, Q3 कितना है -4 × 10⁻⁻6, प्लस Q1 कितना है, Q1 है आपका अगेन 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, और Q3 कितना है -4 × 10⁻⁻6। क्लियर? क्लियर बच्चा? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो W इक्वल टू, इसकी वैल्यू K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, K यानी 1/4 πε0, 10 × 10⁻2।
10 के पावर -6 बच्चा हर जगह है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको भी बाहर कर लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 × 1 1 प्लस 1 × -4 फिर 1 × -4 अगेन प्लस में -4। क्लियर। अब ये -4 -8 हो जाएगा और 1 इसमें से जाएगा तो -7 बचेगा। क्लियर बच्चा। तो W = क्या आ जाएगा, और देखिए 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/10 इंटू 10 के पावर 9 इंटू ये कितना आया -7। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 और ये 9 और 7 0.9 इंटू 7 माइनस में इंटू 10 के पावर 9, यानी W = 9 7 जा 63, यानी -6.3 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। यानी इतना वर्क डन करना होगा आपको इन तीनों चार्ज को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर अरेंज करने के लिए। ओके, समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपका बेटा कंपार्टमेंट में आया था और एक बार और बोर्ड में ऐसे मेन एग्जाम में भी आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लिए, आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप वीडियोज़ को फिर से देख लें और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं टाइम निकाल के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, और मेरा इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप नहीं देखते हो मेरे वीडियोस पे, उतने व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियोस कम से कम उनको अच्छा फ़ायदा हो सके और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और मार्क्स लाने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए और क्या है। ओके, तो चलिए आज के वीडियोस में बस इतना ही। हम आगे इस चैप्टर का वीडियोस लेके आएंगे नेक्स्ट डे 1 डे अल्टरनेट पर। अभी आपका कैप्स्टन बचा हुआ है, तो आप बने रहें, अपनी तैयारी अच्छी करें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।